हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडिया इज़राइल रिलेशन पे। आपको पता है जब इंडिया मतलब कि इंडिपेंडेंट हुआ था उसके पास जब ऑप्शन था इज़राइल और पैलेस्टाइन के इशू पे, तो उतना वो विलिंगली इज़राइल के साथ इन्वॉल्व नहीं था। इंडिया सपोर्ट कर रहा था पैलेस्टाइन, और इंडिया में बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, इस कारण से भी वो नहीं चाहता था जो कि अरब वर्ल्ड है उसके साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब हो, और इस कारण से वो इज़राइल के साथ उतना इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन अब इन्वॉल्व है क्योंकि नए डायनामिक्स आ रहे हैं, और नए डायनामिक्स में इंडिया भी रियलाइज़ कर रहा है कि इज़राइल के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। तो इसलिए इंडिया इज़राइल के साथ भी अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, साथ में जो ईरान है जिसके साथ इज़राइल का अच्छे रिलेशन नहीं है फ़िलहाल, उसके साथ भी मेंटेन कर रहा है। तो आपको पता है पूरा मिडिल ईस्ट में अलग जो पॉलिटिक्स है, इसमें मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर है। एक तरफ ईरान है, एक तरफ आपका इज़राइल है, दूसरी तरफ सऊदी अरबिया है, और साथ में जो सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है ये भी है। साथ में आपका अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स भी हैं, चाहे जैसे कि हमास हो गया इन पैलेस्टाइन। तो आपको जब इंडिया इज़राइल रिलेशनशिप समझते हो तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर इंडिया इज़राइल रिलेशनशिप की बात करें तो अभी दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और देखिए दोनों जो कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे कि डेमोक्रेसी में बिलीव करना, प्लुरलिज्म में बिलीव करना, इन सब बातों में दोनों का एक ही थिंकिंग है। अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो वो है अभी 5.66 बिलियन, और ये अच्छी बात है कि ये फ़िलहाल इंडिया के फेवर में है। और साथ में इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और डायमंड जो है वो हमारे जो ट्रेड का एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है। ये आपको जान के ना एक फैक्ट की तरह आप याद रख सकते हो कि डायमंड जो है वो इज़राइल इंडिया ट्रेड का 50% कंस्टिट्यूट करता है। अगर हम एरिया ऑफ कोऑपरेशन का बात करें तो देखिए जब हम बात करें क्वाड, ठीक है, क्वाड के बारे में सोचने से आपको इंडो पैसिफिक का दिमाग में आता होगा कि किस तरह से क्वाड को बनाया गया है टू कंटेन चाइना। तो एक न्यू क्वाड की बात हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए का जो पूरा ध्यान है वो इंडो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और वो नहीं चाहते कि जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो वैक्यूम में रहे। तो एक मिडिल ईस्टर्न क्वाड की बात हो रही है, न्यू क्वाड की बात हो रही है, ताकि इंडिया जैसा देश भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो, और जो किसी और देश का यहाँ पे हेजमोनी क्रिएट ना हो। तो कहीं ना कहीं ये यूएस की थिंकिंग है, इसलिए इस न्यू क्वाड या मिडिल ईस्टर्न क्वाड के बारे में आप सुन रहे होगे। उसी तरह इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशनशिप में भी, क्योंकि देखिए इज़राइल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, वो वहाँ पे पानी की कमी है लेकिन तब भी वो वाटर को रिसाइकिल करके उसे यूज़ करते हैं, और साथ में टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। उनका जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो उनसे हम सीख सकते हैं, उनसे हम डिफेंस रिलेशनशिप बना सकते हैं। इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशनशिप हम ले सकते हैं, जैसे फार्मा एग्रीकल्चर के एरिया में हो गया जो इज़राइल का एक्सपर्टाइज है, जैसे कि मैंने कहा माइक्रो इरिगेशन या माइक्रो जो लेवल पे चीज़ों को डील करना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मैकेनाइजेशन। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी में ये एडवांस है, और इस बात की हमें फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। साथ में टेक्नोलॉजी R&D टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड जो है I4F जो कहते हैं, इसे को डेवलप किया गया या कॉमर्शलाइजेशन किया गया है ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इससे कि दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट हो। साथ में डिफेंस और सिक्योरिटी में भी बात हो रही है, जैसे कि इंडिया इम्पोर्ट्स क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम इज़राइल, जॉइंट प्रोडक्शन डेवलपमेंट, जैसे कि बराक मिसाइल हो गया। उसी तरह कल्चर और एजुकेशन, देखिए पीपल टू पीपल टाई ना हर एक रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जितना भी हार्ड पावर लगा लो, एक अलग ऑरा होता है सॉफ्ट डिप्लोमेसी का। जैसे आगे आपको पता होगा कि हमारे डायस्पोरा जो है हर जगह है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, यूएसए हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, और उसका इम्पैक्ट उस उतने बड़े डायस्पोरा के लॉबी का इम्पैक्ट का फ़ायदा इंडिया को दिखा सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था। तो ये भी फैक्टर है। इंडियन कॉम्युनिटी मतलब 85,000 ज्यूज़ जो हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन इन इज़राइल, मतलब कि इज़राइल में जो ज्यूज़ है उसमें 85,000 इंडिया के ओरिजिन के हैं। तो ये भी एक इसका हमें फ़ायदा मिल सकता है।
देखिए, इंडिया जो है वो डी हाइफिनेशन पॉलिसी फॉलो करता है, क्योंकि वो चाहता है कि इजराइल के साथ भी मेंटेन हो रिलेशनशिप, पैलेस्टाइन के साथ भी हो, वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता। तो एक डी हाइफिनेशन करता है कि अच्छा हम आपसे रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, लेकिन हाँ उनसे भी रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे और दोनों को अलग अलग रखेंगे, दोनों को जोड़ के नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अब जैसे इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें भी दोनों देशों के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहा। उसी तरह जब सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, या ईरान और आपका इसराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, तब भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहता है, क्योंकि हम डी हाइफिनेशन का पॉलिसी जो है फॉलो करते हैं। अब बात है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जो है इसराइल और पैलेस्टाइन के द्वारा की तरफ वो डी हाइफिनेट कर दिया गया है। ये पहले नहीं था, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय ऐसा कुछ भी पॉलिसी हमारे पास नहीं थी, क्योंकि अब हम ऑटोनॉमी फॉलो करते हैं, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म फॉलो करते हैं। ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे फॉरेन पॉलिसी में दिखते हैं। इंडिया का जो रिलेशनशिप है विद इजराइल वो खुद अपने बेसिस पे खड़ा है, ना कि कैसा रिलेशनशिप है विद पैलेस्टाइन इस पे हम नहीं डिसाइड करते हैं, हम इंडिपेंडेंटली दोनों देशों के लिए डिसाइड करते हैं। उसके बाद कंसर्न कहाँ है, कुछ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी कंसर्न है। पहला तो यही है कि जिस तरह से इंस्टेबिलिटीज़ पूरे रीजन में देखी जाती है, एक अरब वर्ल्ड और जो इसराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट और देखी जाती है, तो उसके कारण भी एक चैलेंज क्रिएट होता है। उसके बाद जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है वो हार्नेस नहीं हुआ है। देखिए ये एक ऐसा एरिया है कि आपको हर एक कंट्री के बायलैटरल रिलेशनशिप आप मेंशन कर सकते हो। दूसरा है कि जो बहुत सारे फिशर्स हैं, इन्वेस्टेशन रिलेशनशिप, जैसा मैंने कहा, एक तरफ सऊदी अरबिया है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ पैलेस्टाइन है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक अलग तरह का चैलेंज क्रिएट करते हैं, क्योंकि इंडिया सब देशों के साथ चाहता है कि अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो, और एक इंडिया के लिए चैलेंज मेंटेन करता है, क्योंकि इंडिया हमेशा ह्यूमन राइट्स का सपोर्टर है, ठीक है। तो जब पैलेस्टाइन के ह्यूमन राइट्स सफ़र कर रहे हैं तो वो फिर क्या कहेगा, वो फिर इजराइल के अगेंस्ट कहेगा या पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कहेगा, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते हैं। यही सेम सिनेरियो आपको अफ़गानिस्तान में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वहाँ पे तालिबान है। तालिबान ऐसा है जो कि वुमेन राइट्स हो गया, या जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन के बारे में, वल्नरेबल्स के राइट्स के बारे में वहाँ पे हनन हो रहा है, लेकिन तब भी हम तालिबान को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हम तालिबान को छोड़े तो पाकिस्तान उसको यूज़ करेगा अगेंस्ट इंडिया। तो वही हाल यहाँ पे भी है। तो इस केस में देखिए वही है, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, हमें अपना ऑटोनॉमी देखना है, हमें बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ताकि हम ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करें, ठीक है, लेकिन साथ में अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी बचाएं। तो जैसा मैंने कहा कि जो इजराइल वायलेट करता है ह्यूमन राइट्स को, जैसे कि पैलेस्टाइन में, उसके अलावा जो चैलेंज है वो है कनेक्टिविटी का। ये जो कई सारे ऐसे रीजन हैं यहाँ पे जो कि लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है, और इसलिए वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए। और पूरा जो मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया है, वहाँ का जो लैंड का जो रास्ता है वो पाकिस्तान से होते हुए गुजरता है या अफ़गानिस्तान से गुजरते हुए होता है, तो वो एक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए हमने चबार के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश की, ईरान के थ्रू, जो कि चबार पोर्ट है उसमें इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। साथ में INSTC है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, हमने अस्बागाट एग्रीमेंट किया। तो ये सब क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कनेक्टिविटी बेटर हो। उसी तरह वे फॉरवर्ड में होगा कि हमें पीपल टू पीपल कनेक्ट बेटर करना है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी आगे बढ़ाना है। एजुकेशन में देखिए हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, तो इन सब का फ़ायदा भी हम इन्हें दे सकते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट हमारे कई सारे स्टूडेंट्स इजराइल में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। और एक जो चैलेंज है कि चाइना हर जगह घुस रहा है, तो इजराइल में भी घुस रहा है, तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद इजराइल से हम सीख सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे यहाँ भी वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है, ड्राउट्स देखने को मिल रही है, और साथ में जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो बहुत जल्दी डिप्लीट कर रहा है, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के पे इम्पैक्ट करेगा ये। उसके बाद के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, म्यूचुअल लर्निंग, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम सीख सकते हैं, ठीक है, उनसे। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से नए डायनामिक्स में नए रिलेशनशिप इमर्ज होते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, और यही हम इजराइल में भी देख रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।